हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बिजनॉमिक्स। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। अगर आप वीके हुरी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो सेकंड चैप्टर का नाम 5 ईयर प्लान इन इंडिया है। अगर आप संदीप गर्ग को प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के नाम से ये चैप्टर दिया गया है। अब हम दोनों बुक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर जरूर पढ़िए जो था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आइए समझते हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया के बारे में। देखिए, इंडिया के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक राज किया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 200 साल तक कंट्रोल करा। अब 200 साल तक कंट्रोल करने के बाद जब उन्होंने हमारे देश को 1947 में आज़ाद करा, जब इंडिया को आज़ादी मिली तो इंडिया पूरी तरीके से बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुकी थी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इंडियन इकोनॉमी। अब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे डेवलप करा जाए, तो उनके माइंड में एक आइडिया आया, वो था 5 ईयर प्लान का। 5 ईयर प्लान कहने का मतलब उन्होंने ये सोचा कि हम 5 साल का एक टारगेट बनाएंगे और 5 साल के अंदर उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। खासकर वो सेक्टर्स जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जिनको डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कंट्री के अंदर। खासकर अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, तो ऐसे कुछ टारगेट बनाए गए। 5 ईयर्स का ड्यूरेशन रखा उन टारगेट को अचीव करने के लिए, जिससे कि हम फोकस कर सकें एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर और जल्दी से जल्दी उसको अचीव कर सकें। तो 5 ईयर प्लान एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी हमारी गवर्नमेंट की कि कंट्री के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को जल्दी से डेवलप करना और कंट्री की जितनी प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव करना। अगर आप देखते हैं तो इंडिया को आज़ादी कब मिलती है, अगर इंडिया का आप फ्रीडम देखेंगे तो इंडिया का फ्रीडम है 1947 में। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है, प्लानिंग कमीशन सेटअप करा जाता है। प्लानिंग कमीशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 1950 में सेटअप होता है और प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है, ठीक है, अगर आप हेड इन द सेंस चेयरमैन देखेंगे तो चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब उस समय के अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर पंडित नेहरू, जो थे मेन लीडिंग हेड थे प्लानिंग कमीशन के। अब प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में सेटअप होता है, याद रखिएगा। इसमें एक और नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे अगर आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन के, जिनका नाम था पीसी महलनोबिस, तो इनको भी याद रखिएगा। कुछ बुक्स में इनको प्लानिंग कमीशन का हेड बता दिया गया है, लेकिन हमने विकिपीडिया और भी कई सारे सोर्सेज से चेक करा तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर को ही हम हेड मानते हैं प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है और पहला जो 5 ईयर प्लान आता है 5 साल का, तो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो आप देखेंगे तो 1951 से लेकर 1956 ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंट्री के अंदर उस समय भुखमरी ज्यादा थी, लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थी, तो पहला जो टारगेट हमने रखा था वो था एग्रीकल्चर का। मतलब एग्रीकल्चर में हमने डिफरेंट टारगेट रखे। एग्रीकल्चर में हमने ग्रोथ की बात करी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करी। तो पहला जो मेजर हमारा 5 ईयर का गोल था वो था एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और उस 5 ईयर प्लान के अंदर हमने जो टारगेट डिसाइड करा था उसको आसानी से अचीव कर लिया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो मेजर सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और उसके बाद से हमने 5 ईयर प्लान कंटिन्यू कर दिए। तो जो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से 56, और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर प्लान कब तक चला, लास्ट 5 ईयर प्लान अगर आप देखेंगे जो था वो था 2012 से लेकर के 2017, ठीक है। तो ये लास्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 12th 5 ईयर प्लान था अगर आप देखेंगे। तो इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है टोटल 5 ईयर प्लान कितने बने, तो टोटल 5 ईयर प्लान टोटल जो है अगर आप देखेंगे तो टोटल 12 5 ईयर प्लान जो है इंडिया के अंदर बने, ठीक है। अब बात आती है कि 2017 के बाद क्या है, तो 2017 आफ्टर 2017 हमने देखेंगे तो इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया और एक आयोग सेट करा गया जिसे बोला गया नीति आयोग। नीति आयोग को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग जो है जो प्लानिंग करती है वो 5 ईयर्स की प्लानिंग ना करके एक लंबा टेन्योर लेके चलती है जो कि है 15 ईयर्स का। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, होप सो आपको समझ में आ गई होंगी, इनको आप शॉर्ट में नोट कर लीजिए। आइए बेसिक के बाद समझते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, हमारा प्लानिंग कमीशन ने एक डेफिनेशन दी हुई है इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बोला गया यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। बोला जा रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज
रिसोर्सेज। देखिए कोई भी कंट्री हो, दुनिया का कोई भी नेशन हो, चाहे जितना अमीर हो चाहे जितना गरीब हो, हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आपने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं पीपीसी। वहाँ पे बताया गया था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर हम लैंड की बात करते हैं, अगर हम जमीन की बात करते हैं, तो जमीन भी क्या है, एक लिमिटेड है। एक हर कंट्री का एरिया क्या है, लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके कंट्री को डेवलप करना, ठीक है, ये हर एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे वही शब्द बोला जा रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। कंट्री के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना। कैसे यूटिलाइजेशन करना, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइजेशन करना। और अगर आप देखेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, कंट्री की नेशनल प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखते हुए। नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है, अगर किसी देश में भुखमरी ज़्यादा है, लोगों की डेथ हो रही है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे सबसे पहली नेशनल प्रायोरिटी ये है कि वो कंट्री जो है, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, कंट्री के अंदर उन चीज़ों को प्रोड्यूस करे जिससे कि लोगों को खाने पीने का सामान मिल सके, लोगों को अनाज मिल सके, ठीक है। तो पहली नेशनल प्रायोरिटी देखनी है। उसके बाद अगर रिसोर्स बचते हैं तो फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करना है जो कंट्री की नेक्स्ट लेवल की प्रायोरिटी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ बोली जा रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन दी डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज मतलब जो कंट्री की बेसिक मुद्दे हैं, कंट्री की जो एक्चुअल जरूरतें हैं, उनके लिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। अगर कंट्री के अंदर लोगों की डेथ हो रही है, खाने को सामान नहीं मिल रहा है, पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें कंट्री के रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज करने हैं। किस पर्पज़ के लिए? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ पॉवर्टी रिमूव करने के लिए। इसके बाद अगर रिसोर्स बच जाते हैं तो फिर हम किसी नेक्स्ट चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो ये याद रखिएगा, इसका कीवर्ड पकड़ लीजिए, मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, दो तरीके की प्लानिंग होती है। एक अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव। और डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है, आइए जानते हैं डिटेल में। अभी हमने जो डिस्कस करा वो था इकोनॉमिक प्लानिंग। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ते हैं तो दो तरीके की इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। अगर आप देखेंगे तो एक होता है डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरी होती है कॉम्प्रिहेंसिव। दोनों में अंतर क्या है? देखिए डायरेक्टिव का मतलब होता है जहां डायरेक्शन दिए जाए, जहां खाली दिशा निर्देश देने का काम हो। तो डायरेक्टिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है कि जहां पे गवर्नमेंट खाली दिशा निर्देश देती है, गवर्नमेंट वर्किंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती प्राइवेट सेक्टर का। तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर मेजर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का ही होता है। प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, खाली डूज एंड डोंट्स मतलब दिशा निर्देश, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, मतलब कुछ निर्देश जारी करने का काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करती है। कहाँ पे? डायरेक्टिव प्लानिंग में यही लिखा हुआ है, देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। पहली बात तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके के ग्रोथ प्रोसेस में या प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का हेल्प नहीं करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किसी तरीके का रोल नहीं प्ले करती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ओनली डायरेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को खाली दिशा निर्देश देने का काम करती है। डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है बस, और बाकी गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस इनके काम में नहीं करती है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल कौन सा है, तो हमारी एक इकोनॉमी होती है जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप छोटे से शब्दों में जान लीजिए, वो इकोनॉमी होती है जहां प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट जरा सा भी इंटरफेरेंस वहां पे नहीं करती है। तो एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय दी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल। जहां प्राइवेट इंडिविजुअल का पूरा कंट्रोल होगा उस इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्टिव प्लानिंग का कोई एग्जाम्पल पूछता है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जाम्पल है। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है डिटेल्ड, जहां पे पूरा डिटेल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ही प्लान करे, जहां पे ग्रोथ प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, हर चीज में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे, गवर्नमेंट अपने हाथ में सारी पावर्स रखे, वो प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट जो है एक एक चीज को कंट्रोल करती है, एक एक चीज में इंटरफेयर करती है, एक एक चीज को चेक करती है। तो एवरीथिंग इज इन दी हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर। इसलिए यहां पे बोला गया है देयर इज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, कहां पार्टिसिपेशन होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में गवर्नमेंट पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैपिटलिस्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक हो गया हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट देखिए जब भी वर्ड आता है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैपिटलिस्ट हमेशा प्राइवेट इंडिविजुअल को डील करता है। सोशल मतलब सोसाइटी, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कौन करता है? गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। और मिक्स इकोनॉमी तो आपको पता ही होगा जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी में आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी मिलेंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल भी मिलेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों का मिक्सअप जहां होता है वो मिक्स इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का
पार्ट है या एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। आई स्टूडेंट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 3 तरीके की है, एक है कैपिटलिस्ट, दूसरी सोशलिस्ट, तीसरी अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट। तो पहले हम कैपिटलिस्ट पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, दूसरा नाम अगर आप याद रखिएगा तो मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। मेजर कंट्रोल यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, तो ये इकोनॉमी को रन करने वाला कौन होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप करने का मतलब एवरीथिंग इज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द प्राइवेट ओनर। तो जब हर चीज प्राइवेट ओनर के हाथ में होगी तो मेरे भाई आप खुद डिसाइड करिए किस चीज का इंटेंशन होता है। अगर हम और आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मेजर मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोटिव क्या है? मोटिव है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तीसरा अगर आप देखेंगे तो रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के रोल के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। गवर्नमेंट यहाँ पे खाली लॉ, ऑर्डर और डिफेंस जैसे सिस्टम्स को कंट्रोल करती है, बाकी गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसका मेरिट क्या है? मेरिट जब काम ही प्रॉफिट के लिए होगा तो हमारा कंट्री का जो जीडीपी है वो बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। तो जीडीपी एकदम से एक्सेलरेट करता है, जीडीपी एकदम से ग्रो करता है इस इकोनॉमी में। लेकिन दिक्कत क्या फंसती है कि अगर खाली प्रॉफिट के लिए ही काम होगा तो इंडिया जैसी कंट्री जहां मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वहां पे उन गरीबों का क्या होगा? उन गरीबों के लिए जब कोई स्कीम ही नहीं होगी, जब कोई किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं होगा, तो कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कंट्री के अंदर पॉवर्टी रेट वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो बहुत बड़ा एक तरीके का ड्रॉबैक भी है यहाँ पे। ड्रॉबैक या डीमेरिट अगर आप देखेंगे तो क्या है? पुअर पीपल सफर्स फ्रॉम डिप्राइवेशन। ठीक है, किसी डिप्राइव रह जाते हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज की चीजें ही नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए चीजें खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे रेट हाई होता है, लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा गरीब मरता है इस तरीके की इकोनॉमी में। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। तो इस इकोनॉमी का एक और फीचर, एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, ग्रोथ तो होगा लेकिन सोसाइटी में जस्टिस नहीं होगा। अमीर इंसान अमीर बनता चला जाएगा, गरीब को किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी, किसी भी तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये एक सबसे बड़ी खामी है इस इकोनॉमी की। तो इन सारी चीज़ों को आप शॉर्ट में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझते हैं, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स को। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे मैंने आपको बताया था, मेजरली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन कंट्रोलर है? गवर्नमेंट कंट्रोलर है। एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो पहला अगर आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले लिखा गया देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप यू कैन से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरीथिंग। गवर्नमेंट यहाँ पे हर चीज़ को कंट्रोल करती है। मोटिव क्या होता है? देखिए, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए काम होगा, लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा, गरीब से लेकर अमीर तक सबको बराबर के मौके मिलेंगे। तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे फोकस होता है। इक्वालिटी मतलब समानता, सबको बराबर का अधिकार। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कहने का मतलब गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके की स्कीम्स, गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके के प्लान्स निकालती है, जिससे कि इकोनॉमी को, कंट्री को जल्दी से जल्दी डेवलप, ग्रो करा जाए। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं मेरिट क्या है? मेरिट इस तरीके की इकोनॉमी की सबसे बड़ी मेरिट अगर आप देखेंगे तो फोकस यहाँ पे इक्वालिटी पे होता है। इक्वालिटी मतलब समानता, सबको बराबर का अधिकार। सोशल जस्टिस पे होता है। सोशल जस्टिस में सबको बराबर के मौके, सोसाइटी में बराबर की रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है, बराबर की जॉब अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें सबको बराबर की, सारी चीजें सोसाइटी में इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, तो इस पे मेजर फोकस होता है यहाँ पे। तो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, ये दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट यहाँ पे एक ही है, जिसको अगर आप काउंट करते हैं, क्योंकि जीडीपी जो है बहुत ही स्लो रेट से बढ़ता है। यहाँ पे जीडीपी के बढ़ने का रेट हमेशा यहाँ पे स्लो रहेगा, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वो सोशल वेलफेयर के लिए हो रहा है, प्रॉफिट के लिए नहीं। तो जब सोशल वेलफेयर के लिए काम होगा तो इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो जीडीपी के बढ़ने का रेट भी हमेशा धीमा होगा। जो दो इकोनॉमी है हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो एपिसोड हम लेकर के आएंगे उसमें हम मिक्स इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम 5 ईयर प्लान के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, और उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आने वाला जो एपिसोड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहला हमारा जो पहला चैप्टर है उसको वॉच नहीं करा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाकर इसको वॉच कर लीजिए। ये भी इस चैप्टर के नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।